नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सृजन सुभाष है। अविचल स्टडी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, ये क्या था द कोल्ड वॉर एरा? तो कोल्ड वॉर एरा ऐसा समय था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। अब कोल्ड वॉर क्या था? देखिए, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ तो दो सुपर पावर्स एमर्ज हुए। एक था सोवियत यूनियन, दूसरा था अमेरिका। वर्ल्ड वॉर टू का अगर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं तो दो पावर थे। एक था एक्सिस पावर और दूसरा था एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, एंड जो एलाइड पावर थे उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया या यूएसएसआर एंड लास्ट में अमेरिका भी था। तो ये इसमें हुआ ये कि एक्सिस पावर हार गई और एलाइड पावर जीत गई। पर जीतने हारने से क्या फ़र्क पड़ता है? यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस वॉर से। जर्मनी की अर्थव्यवस्था, इटली पूरी तरीके से पतन की ओर चला गया, जापान में बम गिरा दिया गया, फ्रांस और ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। दो कंट्रीज़ यहाँ पर उभरे जो कि शक्तिशाली थे, वो थे अमेरिका और यूएसएसआर। तो इन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। जिनके पास पावर होता है असल में कन्फ्लिक्ट उन्हीं के बीच में होता है, ठीक है। पहले जब यूरोपियन देश पावर में थे तो फ्रांस, ब्रिटेन में अक्सर वॉर होते रहते थे। इनफैक्ट इंडिया में भी जब दोनों कॉलोनीज आई थी तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वॉर हुआ था। तो उसी तरह जब ये दोनों सुपर पावर बन के उभरे तो ये दोनों अपना डोमिनेंस चाहते थे कि हर जगह मेरा प्रभुत्व हो, हम जो बोलें वही बात माने। इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई फॉर द पावर बना रहा। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो या तो हम नहीं या तो तुम नहीं। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ये लोग ऐसा सोचते या तो हम नहीं या तो तुम नहीं, तो ये दोनों ही नहीं रहते, दोनों के दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से डिवास्टेट हो जाते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर आर्मामेंट्स थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, एटम बम थे, और कई कई एटम बम इन्होंने ऐसे ऐसे बना दिए थे जो कि कई कई राज्य को भी बर्बाद कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों ने ये इंश्योर किया कि हम पूरी तरीके से युद्ध नहीं करेंगे, हाँ, पर जहाँ पर अपने पावर को बचाने के लिए हमको थोड़ा युद्ध करना पड़े तो वहाँ पर हम लोग युद्ध करेंगे। और कई जगह पर तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बल्कि अपने जो संगी और साथ में जो कंट्रीज थे उनके द्वारा युद्ध करवाया, और फिर इस तरीके से ये समय चलता रहा। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया, टूट नहीं गया यूएसएसआर। तो 1991 में यूएसएसआर जो है सो टूट के अलग हो गया। और 1991 और 1945 के बीच के जो समय है, जो बीच का समय है 1945 और 1991 के बीच का जो समय है, इसी को कोल्ड वॉर एरा कहते हैं, कोल्ड वॉर का समय, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया हो। 1991 से पहले जो था ये दुनिया को कहा जाता था बाइपोलर वर्ल्ड, यानी कि सपोज दैट ये एक पोल है और ये एक पोल है। तो एक पोल अगर अमेरिका है तो दूसरा पोल यूएसएसआर है। अगर कोई कंट्री को अमेरिका तंग कर रहा है तो वो यूएसएसआर के पास जा सकता है, अगर किसी को यूएसएसआर तंग कर रहा है तो वो इसके गुट में जा सकता है। तो दुनिया दो पोल में बटी हुई थी, अमेरिका और यूएसएसआर। पर 1991 के बाद क्या हुआ कि दुनिया में एक ही पावर बच गया, एक ही सुपर पावर बच गया, और वो था अमेरिका। तो अभी का जो कंटेम्प्रेरी समय है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका का काफ़ी डोमिनेंस है। ये शुरू हुआ कब? 1991 के बाद, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। पर आप पूरी तरीके से कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट एरा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा समय है जब दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर अमेरिका ही नहीं रह गया, कई सुपर पावर्स हैं और कई बनने के कगार पे हैं। इंडिया, भारत एक है, चाइना भी है, और रसिया भी अब थोड़ा रिट्रीव कर रहा है। तो अब समय ऐसा आ गया है कि अब अमेरिका जो बोले किसी को वो सुनने की ज़रूरत नहीं। अगर अमेरिका, आप हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा आप लोगों ने कि अमेरिका ने चाइना पे सैंक्शन इम्पोज किए, तो उल्टा चाइना ने भी अमेरिका पर सैंक्शन इम्पोज कर दिए, ठीक है। तो अब समय बदल चुका है। पर जो भी हो, ये जो पॉलिटिक्स है ये शुरू कब से हुआ? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दो सुपर पावर एमर्ज हुई, ये हम लोगों को पता है, और इन दोनों का नाम सोवियत यूनियन और अमेरिका हम लोग जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, तो आप बिल्कुल ये बेहिचक बोल सकते हैं, कोल्ड वॉर रेफर्स टू सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, इट नेवर टर्न इनटू फुल फ्लेज वॉर।
अगर आपसे कोई पूछे कि फुल फ्लेज वॉर क्यों नहीं हुआ, तो ये जो अभी हम लोगों ने जाना कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड थे, और अगर दोनों एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते तो दोनों ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते। ये कारण था कि ये कभी भी फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं चैप्टर हमारा किस, ये चैप्टर शुरू होता है कोल्ड वॉर से, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं इसका स्टोरी शुरू होता है 1945 के बाद का जो जियो पॉलिटिक्स रहा ये दुनिया में, उसके बेसिस पर ये शुरू होता है। यानी कि जब दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, अमेरिका और यूएसएसआर, तब का पॉलिटिक्स को लेकर के ये शुरू होता है कोल्ड वॉर को लेकर के। इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। तो ये शुरुआत करता है अपने चैप्टर को, ये खुद ही बता रहा है ये बुक कि ये हम शुरुआत करते हैं कि एक कोल्ड वॉर के स्टोरी से या कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हुए। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चैप्टर बैकग्राउंड है इस बुक का, ठीक है। कैसे दुनिया में दो सुपर पावर रहे, कैसे दोनों एक दूसरे के पावर को सप्रेस करके चाहते रहें कि हम ऊपर उठें, कैसे दुनिया में डोमिनेंस था इन दोनों का। ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी करवा सकती थी। अगर कोई देश की कंट्री, छोटे देश की कंट्री अगर इनके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, और अगर इनके ऊपर किसी बड़े कंट्री का हाथ नहीं है, या फिर है भी, तो भी वहाँ पर ये तख्ता पलट करवाने की ताकत रखते थे। ऐसा इन दोनों का पावर था। और ये सोवियत यूनियन और अमेरिका फुल पावर एंजॉय करते थे ओवर द होल अर्थ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दुनिया में केवल यही दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, बल्कि सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों में जो है सो कंट्रीज डिवाइड हो गई थी। कुछ कंट्रीज़ अमेरिका की साइड चली गई थी, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर की साइड चली गई थी, और दुनिया दो हिस्सों में बट चुका था। इनफैक्ट यूरोप भी दो हिस्सों में बट चुका था। ये आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है, ठीक है। एक जो पावर है वो यूएसए के साइड है, जो ईस्टर्न यूरोप है, जो ईस्टर्न यूरोप है वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और जो वेस्टर्न यूरोप है वो सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर को। जैसे कि जो कंट्रीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट साइड में ऑफ द यूरोप, ये सपोर्ट करती हैं यूएस को, और जो कंट्रीज इस ईस्ट साइड में हैं ये सपोर्ट करते हैं यूएसएसआर को। और इंडिया जैसी जो इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो नॉन अलाइंड है, वो किसी के साथ नहीं है, ना अमेरिका ना यूएसएसआर। ये एक जूम इन मैप है ऑफ द यूरोप, आप देख सकते हैं। जो वेस्ट साइड जो कंट्रीज़ हैं जैसे इटली या फिर फ्रांस, ठीक है, और ब्रिटेन, ये अमेरिका के साइड हैं। और जो कंट्रीज़ ईस्ट में हैं वो पोलैंड या फिर चेक रिपब्लिक या फिर हंगरी, ये, और जर्मनी तो खैर यहाँ बर्लिन वॉल आप लोगों को पता ही होगा, ये सोवियत यूनियन के सपोर्ट में। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, और कुछ कंट्रीज़ अमेरिका के सपोर्ट में थे, कुछ कंट्रीज़ इंडिया के सपोर्ट में थे। पर कुछ कंट्रीज़ जैसे इंडिया, इजिप्ट, इन्होंने मिलकर एक नया ऑर्डर फॉर्म किया और कहा कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, हम अभी अभी हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर आना शुरू हुई है, और हम अगर अभी युद्ध में भिड़ जाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही काफ़ी ख़राब है। और अंग्रेज़ों ने तो खैर हमारे भारत देश को लूट लूट के इसकी हालत ख़राब कर दी थी। तो अगर इस समय भी भारत अगर किसी पैक्ट में शामिल हो जाता तो इस समय भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए उसने नॉन अलाइंड का रास्ता चुना, यानी कि ना तो वो यूएसएसआर के साथ था और ना ही अमेरिका के साथ था, ठीक है। और एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये बनाया गया फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड फॉर द न्यूली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़, यानी ऐसे देश जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं और अभी अभी न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्री, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं फ्रॉम द कॉलोनी ऑफ या तो ब्रिटेन या फ्रांस, किसी के भी प्रभुत्व से अभी आज़ाद हुए हैं, वो देश, उनके लिए ये इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया।
चैप्टर के लास्ट में जाते जाते हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया का जो ये डिसीजन था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, ये सही था या गलत था। अगर इंडिया अमेरिका के साथ चल जाता तो शायद उसको ज़्यादा फ़ायदा होता, या वो यूएसएसआर के साथ चल जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। क्या होता है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो का एंड है और आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में Q1 मिसाइल क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।